इंडिया को इंडिपेंडेंट हुए हुए ऑलमोस्ट 77 ईयर्स हो चुके हैं, लेकिन शायद ही किसी को इस पूरी जर्नी के बारे में पता है। बीइंग अ क्यूरियस पर्सन एंड बीइंग एन इंडियन इन फैक्ट, मुझे ऐसा लगता है कि हर हिंदुस्तानी को ये तो पता होना ही चाहिए कि ब्रिटिशर्स इंडिया कैसे आए, क्यों आए, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ब्रिटिशर्स जब इंडिया से गए इंडिया की क्या हालत थी। हमको कहानियाँ नहीं सुननी, एग्जैक्ट फैक्ट्स क्या थे, हमारे पास क्या बचा था। और रादर देन लोगों को गालियाँ देने से हमको ये पता हो कि कौन सच में इस देश के विकास में एक बाधा बन रहा था और कौन इसकी ग्रोथ की पोटेंशियल को इन्हेंस कर रहा था। सो बीइंग अ स्टूडेंट, मैंने सिर्फ यही सोचा कि एक पूरी सीरीज बनाते हैं पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री की, फ्रॉम 1940s to 2024, from the last period of Britishers to Jawaharlal Nehru, from all the way to Narendra Damodar Das Modi. I should make uh, a proper series for that, क्योंकि मैं ये सब ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुका हूँ। आई मेक श्योर कि ये सब बहुत ही शॉर्ट और क्रिस्प हो और जितना ज़रूरी है उतना ही हो, कोई इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन छूटे ना। लेकिन बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन का लोड नहीं होगा इस वीडियो में, लेकिन जितना जानना ज़रूरी है वो ज़रूर होगा। बीइंग अ कॉलोनी ऑफ समवन इज हार्ड टू लिव इन। अगर आप रूलर देश के नागरिक हो तब तो यू आर ऑल गुड, बट इफ नॉट, यू आर अ सिटीजन ऑफ अ कॉलोनी, आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। और ये बात हमारे एंसेस्टर्स से ज़्यादा कोई नहीं जानता। हम ये सुनते हैं कि ब्रिटिशर्स ने 200 साल से ज़्यादा रूल किया हमारे ऊपर, कुछ गलत नहीं है, लेकिन क्वेश्चन ये नहीं है कि ब्रिटिशर्स ने 200 साल तक रूल किया। क्वेश्चन ये है कि ब्रिटिशर्स ने ऐसा क्या किया कि उन्होंने 200 साल तक रूल कर लिया। दैट्स द क्वेश्चन जो हमको खुद से पूछना चाहिए। 200 साल बहुत ज़्यादा बड़ा टाइम होता है, बहुत ज़्यादा बड़ा। तो हम कहाँ लैग कर रहे थे और हमको इतना ज़्यादा टाइम क्यों लग गया? उन्हीं फैक्ट्स को मैं आगे की पूरी सीरीज में डिस्कस करूंगा। टोटल 8 वीडियोस की ये पूरी सीरीज होगी और इसमें सब कुछ अनकवर होगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। मुझे ऐसा लगता है इसमें पूरा का पूरा जितना मैंने पढ़ा, मुझे ये लगा ब्रिटिशर्स की जीत का सिर्फ एक कारण था, वो था उनकी स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी इतना इम्पोर्टेंट फैक्टर है, फिर चाहे वो वॉर हो, लाइफ हो, कोई रिलेशनशिप हो या नॉर्मली कोई टास्क हो। आपके पास प्लान हो ना हो वो बहुत जगह मैटर कर जाता है, बहुत जगह नहीं करता। लेकिन अगर आपके पास एक प्रॉपर फुल प्रूफ स्ट्रैटेजी नहीं है, आपके जीतने के चांसेस बढ़ नहीं सकते, ये श्योर है। और ये स्ट्रैटेजी का बेस्ट एग्जांपल है ब्रिटिश रूल जो कि इंडिया में था और उसका इम्पैक्ट। इससे अच्छा एग्जांपल एक क्लासिक ब्रिलियंट स्ट्रैटेजी का हो ही नहीं सकता, पॉसिबिलिटी नहीं है। यूनाइटेड किंगडम का एरिया ज्योग्राफी के और एरिया के हिसाब से ना इंडिया की उत्तर प्रदेश स्टेट जितना है साइज में। बिकॉज ऑफ द परफेक्ट स्ट्रैटेजी, यूनाइटेड किंगडम वॉज एबल टू रूल हाफ ऑफ द ग्लोब। इसके लिए थोड़ा आपको ज्योग्राफी समझना जरूरी है, इंटरनेशनल डेट लाइन का पढ़ना जरूरी है। एक कोट हम सबने मूवीज में जरूर सुना है, आप सीरीज में देखा है कि द सन विल नेवर सेट ऑन ब्रिटिश एम्पायर। वो उन्होंने डायलॉग बाजी में नहीं बोला था, उसके पीछे एक प्रॉपर स्टडी थी। बिकॉज उन्होंने अपना एम्पायर इतना ज्यादा एक्सपेंड कर दिया था इन टर्म्स ऑफ कॉलोनीज कि अगर सन एक जगह डूबता था ना तो वो ब्रिटिश एम्पायर होता था, और जहां दोबारा उगता था वहां भी ब्रिटिश एम्पायर होता था। यहां से स्कॉलर्स ने एक स्टेटमेंट पास की थी, द सन विल नेवर सेट ऑन ब्रिटिश एम्पायर।
और मैंने बता दिया कि उनका एरिया कितना था, उत्तर प्रदेश जितना। तो इससे ज़्यादा क्लासिक एग्जाम्पल एक परफेक्ट स्ट्रेटेजी का क्या हो सकता है। और जो ब्रिटिश रूल का इम्पैक्ट था वो बहुत ज़्यादा एविडेंट है। इवन आफ्टर 77, अप्रोक्सीमेटली 77 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, फिर चाहे वो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इन इंडिया ही क्यों ना हो, रूल ऑफ लॉ ही क्यों ना हो, और पार्लियामेंट्री ट्रेडिशंस ही क्यों ना हो, ब्रिटिश रूल का इम्पैक्ट हमको आज भी देखने को मिलता है। और इसका एक मतलब ये भी है कि जो रूल मेकर्स या लॉ मेकर्स हैं इंडिया के, उनको आज भी कुछ सेंस लगती है उन प्रोविजंस में, उन लॉज में जो ब्रिटिशर्स बना के गए थे, इसीलिए वो आज भी कंटिन्यूड है। एंड इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेटजीज, ब्रिटिशर्स ईस्ट इंडीज में अपना बिजनेस एक्सपैंड करना चाहते थे। मेरा एक ये मानना है कि एवरीथिंग इज बिजनेस। हम चाहे जितना मर्जी भी बोल लें कि ये उसने भले के लिए किया, इसीलिए मैं, ऐसा नहीं है मैं सोशलिज्म में बिल्कुल नहीं मानता, लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं कैपिटलिज्म रेंज सुप्रीम एवरी टाइम। एवरीथिंग इज बिजनेस। हम चाहे डेमोक्रेसी में रहें, मोनार्की में रहें, बिजनेस एक ऐसी चीज है जो हर जगह मतलब टॉप पे बैठा रहता है। बिजनेस को आप इग्नोर कर ही नहीं सकते। और ब्रिटिशर्स का मेन पर्पस इंडिया में आने का बिजनेस ही था। क्यों? क्योंकि इंडिया के पास ऐसे रिसोर्सेस थे जो बहुत आसानी से नहीं मिलते और बल्क में थे वो रिसोर्सेस। इट्स लाइक कि आपको एक गोल्डन बार की खोज में आप निकले थे, लेकिन आपको एक पूरा का पूरा कैसल मिल गया गोल्ड का। इंडिया वो जगह थी। और इसी के चलते ब्रिटिशर्स ने एक चार्टेड कंपनी बनाई जिसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में। और उसके बाद वो जो कंपनी थी वो सूरत में अराइव करी इन 1608। उसके बाद बॉम्बे, मद्रास, एंड आफ्टर दैट इन कलकत्ता इन 1698। अब जिन्होंने भी थोड़ा बहुत क्रक्स भी पढ़ा ना हिस्ट्री का, उनको पता होगा कि ब्रिटिशर्स की कमांड जो सबसे ज्यादा थी वो थी उनकी नेवी में। मैंने अपनी पुरानी वीडियोस में नेवल ब्लॉकेड के बारे में भी बताया है। नेवल ब्लॉकेड क्या थी इन टर्म्स ऑफ आर्मी या ट्रेड, सी रूट्स पे जो ब्रिटिशर्स की कमांड थी ना, दैट वाज अनबीटेबल। और उस जमाने में लोग ये भी कंसिडर करते थे कि सी रूट्स पे पकड़ ब्रिटिशर्स की इज बियॉन्ड परफेक्शन। ब्रिटिशर्स को पानी में हराया नहीं जा सकता, ऐसे ऐसे स्टेटमेंट्स उस टाइम स्कॉलर्स पास करते थे। तो इसी के चलते, क्योंकि ट्रेड का कोई और साधन नहीं था इन 17th सेंचुरी, ब्रिटिशर्स ने एक चीज अपने दिमाग में बिठा ली थी कि इंडिया का जितना भी कोस्टल रीजन है उस पूरे पे कब्जा चाहिए ही चाहिए। एंड बीइंग अ जियोपॉलिटिकल लोकेशन, कलकत्ता पे उन्होंने अपना बिजनेस बेस्ड एस्टेब्लिश कर लिया। एंड 1700 ऑनवर्ड्स उन्होंने कलकत्ता को डेवलप करना शुरू कर दिया एज देयर ऑफिशियल बिजनेस बेस। और कलकत्ता ही क्यों? बिकॉज कलकत्ता वॉज कनेक्टेड टू द माउथ ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर एंड गंगा रिवर। कलकत्ता इस वजह से बहुत इंपॉर्टेंट था। और इन दोनों नदियों के ऊपर ब्रिटिशर्स का फोकस क्यों था, उसके पीछे भी बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है। क्योंकि ये दो नदियां, उनका कंट्रोल एक्सटेंड करती टू नॉर्दर्न गंगा प्लेन एंड नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। टेक्निकली हम आज भी ईस्ट इंडिया को नॉर्थ ईस्ट इंडिया बोलते हैं, और ये इतना गलत है जिसकी कोई हद नहीं है। ये पार्ट जो है पूरा का पूरा वो ईस्ट इंडिया है, ना कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया। नॉर्थ ईस्ट है ब्रिटिशर्स के हिसाब से, क्योंकि वो लोग, अगर इंडिया यहां है तो यूरोप यहां है, बीच में पूरा सेंट्रल एशिया है, अरब कंट्रीज है, तो उनके लिए तो नॉर्थ नीचे है। और ये पार्ट जो ईस्टर्न का है, इसको तो वो ऑटोमेटिकली नॉर्थ ईस्ट बोलेंगे ना अपने हिसाब से।
लेकिन हमारा दिमाग आज भी उन एरियाज को नॉर्थ ईस्टर्न एरिया कहता है, बल्कि हमें उसको ईस्ट इंडिया कहना चाहिए। और एक चीज ब्रिटिशर्स को उसी टाइम समझ आ गई थी कि पॉलिटिक्स और बिजनेस बहुत ही इंटरलिंक्ड होके चलते हैं। अगर बिजनेस को आपको हाइट्स पे पहुंचाना है, आपको पॉलिटिक्स उसमें लानी ही पड़ेगी, आपको पॉलिटिकल सपोर्ट चाहिए ही होगा। और अगर आपको पॉलिटिक्स के एपिटोम पे पहुंचना है, आपको बिजनेस की जरूरत पड़ेगी ही, क्योंकि बिजनेस पैसा जनरेट करके देगा। और वो हम आज भी देख लेते हैं, कमर्शियलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। जो फंडिंग मिलती है इतनी मोटी, वो बिजनेस ही तो देते हैं पॉलिटिकल पार्टीज को। गोरों को ये बात तब समझ में आ गई थी। इलेक्टोरल बॉन्ड एक बहुत बड़ा सोर्स है कॉर्पोरेट फंडिंग का, और इसी के चलते जो बिजनेस पर्सनालिटीज हैं उनकी इन्फ्लुएंस आ जाती है पॉलिटिक्स में। और इन दी एंड इससे भी क्या ही होता है, बिजनेस और पॉलिटिक्स दोनों को फायदा होता है, होगा वही जो बिजनेस के लिए बेस्ट होगा। और इन्हीं स्ट्रैटेजीज के चलते ब्रिटिशर्स ने अपनी एक आर्मी बनाई, या मैं ये बोलूं ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी एक खुद की आर्मी बनाई। और इसी के चलते उन्होंने दो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बैटल्स जीते, जो थे बैटल ऑफ प्लासी इन 1757 एंड बैटल ऑफ बक्सर इन 1764। और इसमें भी अगर हम सोचें कि वो ये दोनों बैटल कैसे जीत गए, तो उसके पीछे 3 पॉइंट्स हैं। पहला, उस टाइम के जो इंडियन रूलर्स थे, ब्रिटिशर्स की आर्मी उनकी आर्मी से बहुत ही ज्यादा अच्छी थी, उनके आर्म्स एंड एमिनेशंस बेटर थे। और क्योंकि उनकी स्ट्रेटेजी बहुत अच्छी थी वॉर की, तो जो आर्मी कमांडर्स थे ब्रिटिशर्स के, उनको एक प्रॉपर फुल स्केल मिलिट्री ट्रेनिंग दी गई थी, जो कि उस टाइम के इंडियन रूलर्स अपने आर्मी कमांडर्स को नहीं देते थे। तो वॉर में कौन जीतेगा? जो बहुत ज्यादा प्रिपेयर्ड होगा। हमने ये कोट अक्सर सुना है कि द मोर यू स्वेट इन प्रैक्टिस द लेस यू ब्लीड इन वॉर। और ये बात फैक्ट है। ब्रिटिशर्स को ये बात उस टाइम रियलाइज हो गई थी, इस वजह से वो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बैटल्स जीत गए थे। ये दो वो इंपॉर्टेंट बैटल्स थे जिन्होंने इंडिया का फेट डिसाइड किया था। और जो ब्रिटिश क्राउन था उसको समझ आ गया कि कितनी ज़रूरत है कंपनी को और अपने एम्पायर को एक्सटेंड करने की। और जैसे आज हम देखते हैं कि बंगाल, कैलकाटा, महाराष्ट्र वगैरह, ये सारे एरियाज अलग अलग हैं। उस टाइम ऐसा नहीं था। उस टाइम एक बहुत ही बड़ा एरिया, उसको बंगाल ही बोला जाता था। तो इसी के चलते 1772 में जो गवर्नर जनरल थे बंगाल के, जिनका नाम था वॉरेन हेस्टिंग्स, उन्होंने डिसाइड किया कि बंगाल का जो कैपिटल है वो मुर्शिदाबाद से कलकत्ता बन जाए। एंड दैट वॉज फॉलोड बाय द रेगुलेटिंग एक्ट 1773, जो कि सिर्फ एक लाइसेंस था। और वो लाइसेंस किस लिए था? वो एक ओपन चिट थी फॉर द ईस्ट इंडियन कंपनी और टू द ब्रिटिशर्स कि अब आंख बंद करो और अपना एम्पायर बढ़ाते चले जाओ। एंड ग्रेजुअली अब कंपनी के पास अपनी आर्मी तो है ही, एंड बिजनेस इज ब्लूमिंग। अब कंपनी को लगा कि उनको प्रोफेशनल सिविल सर्विसेज की जरूरत है, एंड दैट लेड टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द फोर्ट विलियम कॉलेज दैट वाज एस्टेब्लिश्ड इन कलकत्ता इन 1798। एंड विद ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, काफी साल निकल गए ऐसे चलते चलते, सिविल सर्वेंट्स ट्रेन हो रहे हैं फोर्ट विलियम कॉलेज में। या मैं ये बोलूं कि फोर्ट विलियम कॉलेज वाज द फैक्ट्री ऑफ सिविल सर्वेंट्स फॉर ब्रिटिशर्स। और सिविल सर्वेंट्स और ब्रिटिशर आर्मी, ये दोनों मिलके रूथलेसली बंगाल पे राज कर रहे हैं। और इनकी रूथलेसनेस की वजह से पार्लियामेंट में बहुत ही ज्यादा इंस्टेबिलिटी हो गई, एंड दैट लेड टू सिपाही रिवोल्ट ऑफ 1857। और ये रिवोल्ट इतना ज्यादा बड़ा था ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट कि ब्रिटिशर्स को लगा कि भाई अब थोड़ा ना अपनी क्रूएलिटी को कम कर दो। चाहे कुछ भी है, हम यहाँ पे ना डिक्टेटर्स की तरह नहीं रह सकते। वी कैन बी मोनार्क्स बट वी कैन नॉट बी डिक्टेटर्स। तो इसका जो रिजल्ट आया वो सिंपली यही था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसको बंद होना पड़ेगा। देयर इज नो अदर वे आउट।
तो ईस्ट इंडिया कंपनी बंद हुई और जो गवर्नर जनरल था उसको रीडेजिग्नेट कर दिया गया एज वाइसराय, और एग्जीक्यूटिव काउंसिल को भी। एग्जीक्यूटिव काउंसिल वाज नथिंग, अगर आसान भाषा में समझा जाए तो एग्जीक्यूटिव काउंसिल इज लाइक द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टुडे। अब उस टाइम में ना इंडियंस बहुत साथ थे, कोई मुखबर नहीं था, तो ब्रिटिशर्स को ये बात बहुत खटक रही थी कि यार हमको इंडियन सोसाइटी की इंफॉर्मेशन ही नहीं मिल रही, अब हम कैसे इनके ऊपर राज करेंगे। तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, इंडियंस को नॉमिनेट करने लग गए 1861 एक्ट के तहत, और उसके दो ऑब्जेक्टिव्स थे। जो पहला ऑब्जेक्टिव था वो था, दैट वाज मोर ऑफ अ रिक्वेस्ट, कि ही पहली बात तो जो इंडियंस अगेंस्ट है ब्रिटिशर्स के, क्योंकि जैसे मैंने बताया वो बहुत रूथलेस काम कर रहे थे, जो भी इंडियंस अगेंस्ट है ब्रिटिशर्स के, पहली बात तो यार प्लीज कूल डाउन, एंड सेकंड आप प्लीज पार्ट लो ऑफ नॉमिनेशन। एंड द सेकंड ऑब्जेक्टिव वाज टू डेवलप द लोकल इंटेलिजेंस नेटवर्क थ्रू नॉमिनेटेड इंडियंस जिनका ब्रिटिशर्स एजुकेशन सिस्टम का बैकग्राउंड है। यही दो ऑब्जेक्टिव्स के तहत उन्होंने इंडियंस को नॉमिनेट करना शुरू किया। ये आसान भाषा में यही कहूँ, इंडियंस को थोड़ी पावर देना शुरू किया, सिर्फ इस मोटिव की वजह से कि उनको इंडियन सोसाइटी के अंदर इस टाइम क्या चल रहा है वो इंफॉर्मेशन मिल पाए, ताकि वो उसके अकॉर्डिंगली एक्ट कर पाए। अब इसी की वजह से इंडियंस के सिस्टम के अंदर होने की वजह से जो सिटीजन थे बाकी के, या मैं ये कहूं जो इंडियंस ही थे जो कि पावरफुल नहीं थे, जो नॉमिनेटेड नहीं थे, उनके अंदर ना अवेयरनेस आने लग गई, या मैं ये कहूं एक होप जगने लगी कि यार हम भी पावर में आ सकते हैं। और यही होप रीजन बनी फॉर्मेशन ऑफ इंडियन एसोसिएशन इन 1875, और इसके ठीक बाद बनी इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1885। और यही जो डेवलपमेंट्स इंडियन सोसाइटी के अंदर हो रही थी, अगर मैं बहुत ब्लंटली बोलूं तो इससे ब्रिटिशर्स की फट गई थी। और ब्रिटिशर्स के पास अब सिर्फ तीन ऑब्जेक्टिव्स थे, इंडियन नेशनल कांग्रेस, हिंदू मुस्लिम यूनिटी और बंगाल, जो कि एक सेंट्रल स्टेट ऑफ डेवलपमेंट एमर्ज हो रहा था। और इंडियन नेशनल कांग्रेस को हिट करने के लिए ब्रिटिशर्स ने 1892 एक्ट लाए, जिसके प्रोविजंस थे जो कि मैं अभी एक्सप्लेन कर देता हूं। और सिंपली वो एक्ट कुछ चीजें इंक्लूड करता था जिससे ऑब्वियसली ब्रिटिशर्स को ही फायदा होना था, लेकिन वो हम अभी 2 मिनट में समझते हैं। जो इंडियन पार्टिसिपेंट्स हैं उनके पास एक राइट था बजट डिस्कस करने का, बट विदाउट हैविंग अ राइट टू वोट। और इसी के चलते ना कांग्रेस के अंदर जो भी लोग थे उनके मन में आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस आने लग गए एक दूसरे के अगेंस्ट। जैसे एक पोर्शन लोगों का वो ये कह रहा था कि हमें राइट टू डिस्कस बजट तो मिल रहा है, लेकिन हमें राइट टू वोट भी चाहिए साथ साथ। और दूसरा कह रहा था कि हम राइट टू डिस्कस बजट का कर ही क्या लेंगे अगर हमारे पास राइट टू वोट नहीं है। और इन्हीं डिफरेंसेस के चलते दो ग्रुप्स बट गए इंडियन नेशनल कांग्रेस के अंदर ही, जो थे एक्सट्रीमिस्ट एंड मॉडरेट, इनको हम नरम दल और गरम दल कहते हैं। और ये लेड करे बनारस कॉन्फ्रेंस 1905 एंड सूरत कॉन्फ्रेंस इन 1907। और इन दो आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस के चलते कांग्रेस ये मान लो पूरी तरीके से सेपरेट ही हो गई थी। और अब जो मैंने बताया ब्रिटिशर्स का पहला ऑब्जेक्टिव था इंडियन नेशनल कांग्रेस, ब्रिटिशर्स का ये ऑब्जेक्टिव पूरा हो गया था, टूट तो गई। दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या था, दैट वाज हिंदू मुस्लिम यूनिटी। एंड द सैड पार्ट इज हम लोग उस टाइम इतने एक थे और आज हिंदू मुस्लिम ऐसे कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ते रहते हैं। ये सैड नहीं है, ये दिखाता है कि हम विद ड्यू कोर्स ऑफ टाइम कितने बेवकूफ होते जा रहे हैं। और हिंदू और मुस्लिम्स को अलग अलग टारगेट करके एक दूसरे के अगेंस्ट इन्फ्लुएंस करके बंगाल कम्युनली डिवाइड हो गया बाय लॉर्ड कर्जन इन 1905। और ये जो कम्युनल डिवीजन थी, ब्रिटिशर्स ने इतना सोचा था ना, इसका इम्पैक्ट उससे ज्यादा हो गया।
मतलब आप सिंपली ये मान लो कि आपने एक छोटी पोस्ट की नौकरी की उम्मीद करी थी और आपको अधिकारी बना दिया। ब्रिटिशर्स के साथ ये हुआ। उनके दिमाग में था कि इतनी डैमेज तो करनी ही करनी है, लेकिन जो डैमेज हो गई वो ब्रिटिशर्स की इमेजिनेशन के पास थी और सब बहुत ही खुश थे। और इसका एक बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट था, जो कि इंडिया ही डिवाइड हो गया इन फॉर्म ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। एंड इन 1906 मुस्लिम्स के इंटरेस्ट को सिक्योर करने के लिए, सेफ गार्ड करने के लिए एक मुस्लिम लीडर ने मुस्लिम लीग बनाई, जो डायरेक्टली तो नहीं बोलूंगा लेकिन इनडायरेक्टली ना ब्रिटिशर्स को ही फेवर कर रही थी, ब्रिटिशर्स के ऑब्जेक्टिव्स को और तेजी से क्लियर कर रही थी। 1909 ना जो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन थी दैट एक्टेड लाइक फ्यूल इन द फायर। However, Lord Hardinge was successful in reuniting Bengal in 1911, but with different strategy altogether. और उसके बाद बंगाल रियूनाइट हो गया, लेकिन फिर डिवाइड हो गया ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। एंड दिस डिवीजन ऑफ बंगाल led to the formation of Assam in the northern part, Odisha in the southern part, and Bihar from the western part. और ये जो लैंग्वेज के चलते डिवीजन है, ये इंडिया में जैसा चल रहा है या जैसा चलता आया है लगता नहीं खत्म होगा, या इसको हम ओपनली अपोज कर सकते हैं। क्योंकि अगर ये किसी ने भी ओपनली अपोज किया, पीपल आर सो स्टूपिड बैक देन एंड इवन नाउ दे स्टार्टेड फाइटिंग। पता नहीं क्या बचाना चाहते हैं, ये लोग सब लड़ने लग जाएंगे पागलों की तरह। And that is an internal security threat in India even today. और इन्हीं सब कारनामों के चलते ब्रिटिश इंडिया ने सोचा कि यार यहाँ तो बड़ी इंस्टेबिलिटी है बंगाल में, कलकत्ता में, एक काम करते हैं, बंगाल और कलकत्ता, जैसे मैंने पहले बताया मुर्शिदाबाद से कलकत्ता कैपिटल शिफ्ट हो गया था, तो कलकत्ता से अपना जो कैपिटल है हम वो दिल्ली में शिफ्ट कर देते हैं। और ब्रिटिशर्स ने वो यही किया, दिल्ली कैपिटल शिफ्ट हुआ इन 1911। और ये सब चल रहा था डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के तहत। और इतनी डिविजन्स हो गई थी इंडिया में जिसकी कोई हद नहीं। डिविजन्स ऑन आइडियोलॉजिकल लेवल, लैंग्वेज लेवल, ज्योग्राफिकल लेवल, कम्युनल लेवल। और इन्हीं सब डिविजन्स के चलते ना इतनी फ्रस्ट्रेशन आ गई थी अमंग इंडियंस एंड हर एक जिंदा चीज में हिंदुस्तान में तब, कि इसी चीज ने राइज दिया मिलिटेंट नेशनलिज्म को। और मिलिटेंट नेशनलिज्म का कुछ खास हुआ नहीं। जैसे मैंने बताया, जिसकी स्ट्रेटेजी नहीं होती ना उसका डूबना तय होता है। मिलिटेंट नेशनलिज्म का कोई भी लीडर नहीं था, कोई स्ट्रेटेजी नहीं थी। अब जब कोई फेस नहीं है, बॉडी का कर क्या लोगे? सो militant nationalism in India eventually fall down. तो अब जो स्वराज की डिमांड थी, that was not choice but compulsion. और इसके चलते भी the demand of स्वराज was divided into two pathways, moderate and extremist. एक्सट्रीमिस्ट वे जो था स्वराज मांगने का, वो लेड कर रहे थे बाल गंगाधर तिलक। मॉडरेट वे ऑफ डिमांडिंग स्वराज, उसके चलते एक रेजोल्यूशन पास हुआ ऑन 31 दिसंबर 1928, जिसका मोटिव था स्वराज दिवस, दैट कुड बी सेलिब्रेटेड ऑल अक्रॉस इंडिया ऑन द लास्ट डे ऑफ जनवरी, दैट शुड बी संडे। यही जो उस टाइम लास्ट संडे था जनवरी का 1930 में, दैट वाज 26 जनवरी, विच लेटर बिकम द रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया। और अब ब्रिटिशर्स को समझ आ गया कि भाई इंडिया में कुछ बहुत ज़्यादा रखा नहीं है, अपना राज चल लिया जितना चलना था, अब पेटी बांधो और निकलो। तो जैसे ही ब्रिटिशर्स को ये चीज़ समझ में आई ना, ट्रांसफ़र स्टार्ट हो गया। ट्रांसफ़र प्रोसेस में भी कुछ इवेंट्स हुए। वो इवेंट्स थे जैसे
जितनी भी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेज हुई उन सब का कुछ एज सच बहुत ही कन्विंसिंग रिजल्ट नहीं आया बिकॉज ऑफ आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस। और ब्रिटिशर्स ने व्हाइट पेपर इशू कर दिया। व्हाइट पेपर इज लाइक सफेद झंडी कि हम क्विट कर रहे हैं। एंड फाइनली इन 1935 एक्ट ब्रिटिशर्स को इंडिया छोड़ना पड़ा एंड दैट एक्ट ऑल्सो लेड टू मेकिंग इंडिया अ नेशन एंड कॉन्सेप्ट ऑफ फेडरेशन लेड टू द डिमांड ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन। और इसको तो कंसिडर करना ही था क्योंकि वर्ल्ड वॉर चल रही थी एंड कैबिनेट मिशन प्लान के तहत सबको ये लगने लग गया कि यार अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन होना ही चाहिए। एंड अकॉर्डिंगली इनडायरेक्ट इलेक्शंस फॉर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज डायरेक्टेड जिसमें 389 सीट्स अलॉट हो गई, जिसमें से 296 सीट्स 17 प्रोविंशियल असेंबलीज को बिलोंग करेंगी जो कि इलेक्ट करेंगे मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। एंड हाउएवर 93 सीट्स was allocated to 565 princely states to nominate their members। और इसी के चलते ब्रिटिशर्स ने भी कुछ वादे कर रखे थे प्रिंसली स्टेट से या उनको इन्फ्लुएंस कर रखा था। ऊपर से डिवीजन चल रहा था इंडिया और पाकिस्तान का। तो इतनी सारी डिस्टर्बेंस के चलते हुए सिर्फ 296 सीट्स के ऊपर ही इलेक्शन हुआ। बाकी जो 93 सीट्स थी उनके ऊपर इलेक्शन ही नहीं हुआ क्योंकि उन लोगों ने अपनी पार्टिसिपेशन ही नहीं दिखाई। अब उसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज हुई इलेक्शन में जिसका हमें जानना बहुत जरूरी है। इंडियन नेशनल कांग्रेस को 208 सीट की मेजॉरिटी मिल गई। 296 में से 208 की मेजॉरिटी सिर्फ इंडियन नेशनल कांग्रेस के पास थी एंड द रेस्ट 73 सीट्स बिलोंग टू द मुस्लिम लीग, जिसमें उन लोगों ने ऑब्जर्व किया कि जो बहुत ही कमांडिंग मेजॉरिटी है मुस्लिम लीग की दैट वाज कमिंग फ्रॉम वेस्ट ऑफ पंजाब एंड ईस्ट ऑफ बांग्लादेश। एंड ये दो जगह विल इवेंचुअली लेड टू ईस्ट ऑफ पाकिस्तान एंड वेस्ट ऑफ पाकिस्तान। और क्योंकि कांग्रेस की मेजॉरिटी बहुत ही ज्यादा मैसिव थी, इस वजह से लॉर्ड वेविल ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को इनवाइट किया एज द इंटरिम प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। और इसी के चलते जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली था उसके पास डबल रोल्स थे प्ले करने के लिए। द फर्स्ट बिग रोल वाज टू लीड द इंटरिम गवर्नमेंट एंड द सेकेंड बिग रोल वो था कॉन्स्टिट्यूशन बनाना, जिसमें मुस्लिम लीग को बॉयकॉट कर दिया गया कुछ आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस की वजह से। एंड कांग्रेस ने प्रपोज किया अ आइडिया of secular India, and that idea is simply to give equal importance to all the communities। but जो मुस्लिम लीग थी उन्होंने बड़ा सेल्फिशली सोच के सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी के इंटरेस्ट को सेफगार्ड करने का सोचा एंड इस वजह से उन्होंने पाकिस्तान की फॉर्मेशन को या पाकिस्तान के आइडिया को उन्होंने बहुत ज्यादा प्रमोट किया। They were totally against Indian National Congress। और इन ही आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस के चलते जो डिवीजन थी इंडिया की वो एक अनअवॉइडेबल सिचुएशन बन गई और ये तय था कि इंडिया को डिवाइड होना ही पड़ेगा। क्योंकि अब आप खुद सोचो ना, अगर इंडियन नेशनल कांग्रेस बोल रही है कि हम सबको साथ में लेके चलेंगे, लेकिन जो मुस्लिम लीग के लीडर थे वो कह रहे हैं कि हमें भाड़ में जाए सबके सब, हम से मुस्लिम्स के इंटरेस्ट को सेफगार्ड करेंगे। और जब दो बहुत पावरफुल फोर्स लड़ रही हैं, ये लड़ती रहेंगी, जो नीचे आम इंसान है उनका नुकसान होता रहेगा। और ये चीज समझ में आ रही थी इंडियन नेशनल कांग्रेस के लीडर पंडित जवाहरलाल नेहरू को। इसी के चलते इंडिया और पाकिस्तान का अलग होना तय था। मुस्लिम लीग को भी इसी वजह से बॉयकॉट किया गया, क्योंकि इतनी सेल्फिश होके आप पूरी की पूरी कम्युनिटी तो चला सकते हो लेकिन आप एक देश नहीं चला सकते। और तुरंत एकदम इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनना शुरू हुआ जैसे ही चीजें ये क्लियर हो गई। एंड द मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया was chaired by none other than Dr. Rajendra Prasad from 11th December 1946
which led to the Indian Independence Act 1947, and that was based on Mountbatten Plan. That was announced on 3rd June 1947 accordingly. And that's the first video कि ब्रिटिशर्स का एंड टाइम इंडिया में कैसे था एंड इंडिया और पाकिस्तान सेपरेट कैसे हुआ और इंडिया को कॉन्स्टिट्यूशन अब बन रहा है। अगली वीडियो में इसके बाद क्या हुआ हम वो डिस्कस करेंगे। टिल देन पीस।